हेलो एवरीवन, आप सभी को रमो का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 45 के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को आप 11 AM पर हमारे एग्जामो यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और इस सीरीज को करने के बाद सवाल तुमसे सच में डरेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्किल बढ़िया हो जाएगी। आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर पाएंगे। आपके पास हर क्वेश्चन को करने के मल्टीपल अप्रोचेज होंगे, तो जो सबसे शॉर्ट अप्रोच होगा वो आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे। तो जरूर इस सीरीज को फॉलो करिए और इसका लाभ उठाइए। अभ्यास डीपीक्यू क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये इस पेज पे लिस्टेड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो अर्जुना मैथ्स करके मेरा बैच है, जो आपको एग्जामो लर्निंग ऐप पे मिलेगा। ऐप हमारा प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप की लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड करिए, बैच का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। और अगर कोई फॉलोअप क्वेरीज हैं तो आप हमारी टीम से 8882600700 पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके उनसे आप अपनी क्वेरीज का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि डीपीक्यू की सारी पीडीएफ इस आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डीपीक्यू के सारे पीडीएफ, अब 200 पीडीएफ हमने अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये 200 डीपीक्यूज़ की है, जिसमें हम अभी 45वें सेट पर हैं। 200 सेट्स आपके इस सीरीज़ में कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो पहला सवाल देखिए जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है। वो सवाल कह रहा है आपसे कि एक प्रिज्म है, उसका एक रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, साइड इसकी 6 सेंटीमीटर की है, और कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है प्रिज्म का वो 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि प्रिज्म की हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहले तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जनरल उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो किसी भी प्रिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है सिंपली कि आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो जो भी बेस है उसका ट्वाइस लेते हैं, क्योंकि वो टॉप और बॉटम को ही का एरिया मतलब बेस एरिया। तो टॉप प्लस बॉटम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। प्लस आप लेते हैं बेस का पेरीमीटर, और बेस पेरीमीटर को हम क्या करते हैं, हाइट से गुणा कर देते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट का जो पार्ट है, इसको हम सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में ये किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया का। अब चूंकि यहां पर हमसे बात कर रहा है हेक्सागोनल बेस की, तो हेक्सागोनल बेस में जो हेक्सागन का एरिया होता है, षटभुज का एरिया क्या होता है, हेक्सागन एरिया अगर हमारे पास हो, जो भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो, तो उसकी भुजा अगर मैं ए मानता हूं तो उसका एरिया बनता है आपका 3√3/2 × a²। ठीक है, उसका दो गुना करना है तो उसका दो गुना करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से गुणा होकर अल्टीमेटली 3√3a², जहाँ पर भुजा ए है जिसको बाद में 6 से रिप्लेस कर देंगे। प्लस में जो बेस पेरीमीटर बनेगा, तो हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा वो 6 टाइम्स ए होगा। 6 भुजाएं होती हैं, 6 × a होगा, और जो हाइट है वो h है, यही हमें निकालना है। और यही कुल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 216√3 के बराबर दी हुई है। जैसे ही आपने इसको लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3√3 a² की वैल्यू हो गई आपकी 36, 6 × 6, ए की वैल्यू 6 रख दो, यहाँ पर बना h इज इक्वल टू 216√3। ये हो गया आपका 108√3, यहाँ हो गया आपका 36h। तो 36h आपका हो गया अल्टीमेटली 216√3 में आपका 108√3 घट जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी 108√3। और h की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे
तो आपको मिल जाएगी 3√3। तो जो हाइट है वो 3√3 के बराबर आ गया, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में देखिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को निकाल लें, क्योंकि अगर भुजा 6 है तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया आप मेंटली निकाल सकते हो कि ये 108√3 है। अब 216√3 में से अगर मैं 108√3 घटा दूं तो 108√3 बचेगा। ये किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ क्या बनेगा? 6AH, यानी 36 इंटू एच, और एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3√3। तो इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी उत्तर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, बट ये ओवरऑल मैंने आपका तरीका लिख दिया है जिस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है कि पाइप है हमारे पास P और Q, ये एक टैंक को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि पाइप R जो है वो इसको भरे हुए टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। अगर P और Q को हम ओपन करते हैं 6 मिनट के लिए एक साथ और फिर इसको बंद कर दें और हम R को खोल दें, तो हमें बताना है कि टैंक कितनी देर में R खाली कर देगा, जितना भरा उतना R कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखिए सवाल क्या है, आप लिखेंगे P, आप लिखेंगे Q, आप लिखेंगे R। तीन वैल्यूज है मेरे पास 18, 27 एंड ये 54 है, और ये R खाली करने वाला पाइप है। अब देखो इन तीनों का जो LCM है वो साफ साफ दिख रहा है मुझे, 54 54 के बराबर है। 18, 27, 54 में सबसे बड़ी वैल्यू 54 है, और वो जो सबसे बड़ी वैल्यू 54 है ना, वो 27 भी उसको डिवाइड कर रहा है, 18 भी उसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए मेरा LCM 54 हो गया। अब एलसीएम अगर 54 हो गया तो पी की एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो 54/18 3 बनेगा, ये 54/27 2 बनेगा, और ये 54/54 1 बनेगा। बस ये ख्याल रखना है कि आर खाली करने वाला है, तो इसको 1 की बजाय आप -1 सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। खाली करने वाला है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब 6 मिनट के लिए हम पी और क्यू को खोलने जा रहे हैं, तो पी प्लस क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5 की, और अगर हमने इसको 6 मिनट के लिए खोल दिया तो ये वैल्यू हो गई 6 पंचे 30, यानी 30 यूनिट भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। पी और क्यू को जो हमने खोल रखा था बंद कर दिया, तो 30 यूनिट भरा हुआ है। अब हम आर को खोल देंगे कि भैया अब इसको तुम खाली कर दो, तो आर की एफिशिएंसी 1 की है, 1 यूनिट के हिसाब से ये खाली करता है 1 यूनिट पर मिनट। तो 30 यूनिट भरा हुआ है तो इसको 30 मिनट लगेंगे, और 30 मिनट में ये इसको क्या करेगा, खाली कर देगा। तो इसका आंसर हो गया सी, 30 मिनट्स, ये इसका सही उत्तर हो गया। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति है वो 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, कार और बस से चलता है रेस्पेक्टिवली, और ये दूरियों का अनुपात जो है 29:21:22 है। फिर कह रहा है अगर वो 4 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर और 6 रुपये पर किलोमीटर स्पेंड करता है। जब वो ट्रेन से चलता है तो उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट 4 रुपीज़ पर किलोमीटर है। जब वो कार से चलेगा तो उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। जब वो बस से चलेगा तो उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट 6 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जो टोटल डिस्टेंस है 648 की, इसमें से अगर मैं अलग अलग दूरियां कैलकुलेट कर लूँ कि भाई ट्रेन से कितनी दूरी चले, कार से कितनी दूरी चले, बस से कितनी दूरी चले, कितने कितने किलोमीटर चले, तो आगे का काम क्या है कि भैया उन दूरियों को 4, 5 और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल कर लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो देखिए 648 मैंने लिखा यहाँ पर, और इसको मुझे इस रेशियो में बांटना है, 29:21:22, ये रेशियो है जिसमें हमें बांटना है। आप इसका टोटल निकालिए, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 72 यूनिट्स। ये 72 यूनिट्स करस्पॉन्ड कर रहा है 648 किलोमीटर्स को। ठीक, अब मुझे ये निकालना है कि एक यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा। तो आप एक काम करिए, सीधे या तो 72 का पहाड़ा पढ़ लीजिए जो कि आपको नेचुरली नहीं आता है। वैसे ये 9 गुना है, 720 - 72, बट आप ऐसे ना देखिए, आप पहले इसको 9 से काटिए। तो अगर आप 9 से काटते तो कहते 9 × 72 बनेगा, 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18 बनता। फिर 8 से काटते और कहते ये वैल्यू 8 × 9 = 72 बन गई, 9 आ गया। तो आराम से आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू 9 निकाल सकते हैं। एक यूनिट 9 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं 29 को 9 से गुणा कर दूं तो मुझे ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी मिल जाएगी। अगर मैं 21 को 9 से गुणा कर दूं तो मुझे बस के द्वारा चली गई दूरी मिल जाएगी। और अगर मैं नहीं, कार के द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन, कार, फिर बस है।
तो मैं इनको अगर 9 से गुणा कर दूं तो मुझे दूरियां मिल गई। फिर अगर मुझे करस्पॉन्डिंग दूरियां मिल गई हैं तो फिर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा, 4 रुपये पर किलोमीटर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 5 रुपये पर किलोमीटर, यहाँ पर वैल्यू है 6 रुपये पर किलोमीटर। तो टोटल निकालूं तो 29 इंटू 9 इंटू 4 की वैल्यू यहाँ निकाल लूँ, 21 इंटू 9 इंटू 5 की वैल्यू यहाँ निकाल लूँ, 22 इंटू 9 इंटू 6 की वैल्यू यहाँ निकाल लूँ, और उनका अगर मैं टोटल निकाल लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर थोड़ी समझदारी दिखानी है। 1 यूनिट 9 किलोमीटर के बराबर आ गया, ये मुझे पता है, और 9 से मुझे सबको गुणा करना है। फिर मुझे पता है 4 से गुणा करना है, इसको 5 से, इसको 6 से, और जोड़ देना है सबको। तो मैं कहूँगा एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक, अब इससे उत्तर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हो सकता है 2 आंसर 9 के मल्टीपल मिल जाए, क्योंकि सब 9 से गुणा होंगे तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अगर एक से ज़्यादा आंसर 9 के मल्टीपल होंगे तब तो ये अप्रोच काम नहीं करेगी, वरना कर जाएगी। तो जरा चेक कर लेते हैं। ये है 7 7 14 1 15 3 18। डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 18 आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो इसको होल्ड कर लीजिए, ये हो सकता है। ये नहीं बोलेंगे कि है, क्योंकि जब तक बाकी आंसर गलत नहीं होंगे तब तक मैं नहीं कह सकता कि यही है। ये हो सकता है क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ आएंगे, आप कहोगे 7 2 9 2 11 3 14, यहाँ टोटल 14 मिला, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ 7 7 14 1 15 5 20 मिला, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये उत्तर नहीं होगा। 7 7 14 2 16 1 17, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये उत्तर नहीं होगा। चूंकि ये तीनों उत्तर नहीं हैं, इसलिए जो एक संभावित उत्तर था वही अब पुख्ता उत्तर हो गया। आपका आंसर क्या है? ए। तो यहाँ पर अब इस ए ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है, क्योंकि बाकी बी सी डी तीनों 9 के मल्टीपल नहीं मिले। तो ये एक तरीका इस सवाल को करने का हो सकता है, थोड़ा समझदारी आप दिखा के इस तरीके से लगा सकते हैं। बट अगर मुझे एक्चुअल आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या समझदारी दिखाऊंगा? देखिए, मैं समझदारी वहां बस ये दिखाऊंगा कि मुझे पता है मुझे सबको 9 से गुणा करना है, ये तो मुझे मालूम है। मैं सबको 9 से गुणा नहीं करूंगा पहले पहले बल्कि मैं इनको 4 से गुणा करूंगा, मैं इसको 5 से गुणा करूंगा, मैं इसको 6 से गुणा करूंगा, और ये निकाल के टोटल करूंगा, फिर मैं 9 से गुणा करूंगा। एक ही बात है। तो 29 इंटू 4 बनेगा आपका 116, क्योंकि 29 दूना 58, 58 दूना 116 होता है, 21 पंचे 105 होता है, और 22 इंटू 6 आपका होता है 132। अब आप इसका जरा टोटल कर लीजिए और मुझे बताइए वैल्यू क्या आ रही है। तो आप कहोगे 16 5 21, और 21 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो मिलेगा 53, तो ये वैल्यू हो गई 353। अब इस 353 को अब मुझे 9 से गुणा कर लेना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 9 से गुणा करूंगा तो 9 तिरिक 27, 9 पचे 45, और 2 47, और उसके बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है? 4 हासिल आई। 9 तिरिक 27, 4 31, ऐसे हो गया। तो एक तरीका ऐसे देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 353 को मैं 10 माइनस 1 करके सोच लूँ, तो ये मिल जाएगा 3530 माइनस 353, और यहाँ से आप सॉल्व कर लें 3177। बट खैर, चूंकि हमें 9 का पहाड़ा आता है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ठीक है, प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये सवाल कह रहा है आपसे कि j टाइम्स ए क्यूब प्लस के टाइम्स बी क्यूब प्लस एल टाइम्स सी क्यूब माइनस 36 ए बी सी की वैल्यू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस 7 सी इंटू 4a² प्लस 9b² प्लस 4c² माइनस 6ab माइनस 6bc माइनस 4ac के बराबर है। हमें j प्लस के प्लस एल और x प्लस वाई प्लस जेड का प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप राइट साइड में जाएं, इसको देखें 2a² को, 4a² को, तो आप कहोगे 4a² 2a का होल स्क्वायर है, 9b² 3b का होल स्क्वायर है, 4c² हमारा 2c का होल स्क्वायर है। और देखो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है माइनस में 6ab, वो 2a और 3b का प्रोडक्ट है, सही है। ये 6bc आप देखो, 3b और 2c का प्रोडक्ट है, यस। ये 4ac आप देखिए, ये इसका और इसका प्रोडक्ट है, यस। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ सही है। तो एक तरह से हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि ये 2a 3b और 2c है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये भी आपकी होगी 2a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ जो वैल्यू ja³ है, ये बेसिकली 2a का होल क्यूब होगी। ये जो kb³ है, ये 2b आपका 3b का होल क्यूब होगा।
ये 3b का होल क्यूब होगा, और ये वैल्यू हमारी प्लस में 2c का होल क्यूब बनेगा। और ये देखना ध्यान से, जो यहाँ -3abc होता है ये बनेगा -3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2c। आप मैच करा लो, 3 दूनी 6 तरीक 18 दूना 36, -36 abc आएगा। सब कुछ सेट हो रहा है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये एक्सप्रेशन है 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 2c का होल क्यूब -36 abc यहाँ बन जाएगा, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 2c, और बाकी तो ब्रैकेट में जो कुछ लिखा था वो लिखा ही जाएगा। अब जहाँ तक कंपैरिजन का सवाल है, तो मैं अगर कंपैरिजन करूँगा तो j की जो वैल्यू है वो बनेगी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बन जाएगी। k की जो वैल्यू है वो 3 तरीक का 9 तरीक 27 बन जाएगी, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 8c क्यूब बनेगा, l की वैल्यू 8 आ जाएगी। और देखिएगा राइट साइड में जब हम जाएंगे x टाइम्स a है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी y इंटू बी, और z की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी x। ये हो गया। अब देखिएगा हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, j प्लस के प्लस एल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। ये 8 27 8 35, 35 और 8 कितना हो गया आपका 43, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो 3 2 5 2 7 आएगा। प्रोडक्ट निकालिए तो 7 तरीक 21, 7 चौका 28 और 2 30, 301 आ गया। आंसर क्या हो गया आपका बी, 301 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। आप इस प्रोडक्ट को ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप इसको 40 प्लस 3 में ब्रेक करके इंटू 7 करिए, फिर आप कहते हैं 7 इंटू 40 280 बनेगा, 7 इंटू 3 21 बनेगा, तो मेरा जो आंसर है वो टोटल होकर 301 बनेगा। तो यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है, इस तरह से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो एक तरीका तो है कि हम वैल्यू पुटिंग ट्राई करें, और एक है इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें। पहले इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर से हम ध्यान से कर देखें यहाँ पर, तो रूट एक्स कॉमन हो सकता है। न्यूमरेटर से हम रूट एक्स बाहर निकाल सकते हैं, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब आप रूट एक्स बाहर निकालोगे स्क्वायर की वजह से, वो दे देगा आपको एक्स, और अंदर बचेगा आपका एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। नीचे जो वैल्यू आपकी है, नीचे में भी यहाँ से x बाहर आ जाएगा, कॉमन बाहर ले लो, तो नीचे बच जाएगा आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये जो डिवीजन है इसको मैं इनटू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ तो मैं एक्स क्यूब प्लस 125 को ऊपर लिख दूंगा, और ये जो वैल्यू है इसको खोल दूंगा थोड़ा सा, तो ये खोलेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और प्लस 5x जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 बन जाएगा। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस 10x होगा, माइनस 5x के साथ कंबाइन होके प्लस 5x प्लस 25 बन जाएगा, और इनटू ये तो है ही है एक्स क्यूब माइनस 125 बटा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब, ये तो इतना है ही है। तो अब देखो एक चीज़ तो बहुत साफ साफ है कि एक्स प्लस 5 का जो होल स्क्वायर है, और यहाँ जो एक्स प्लस 5 का होल क्यूब है, इसमें ये 3 पावर कट गई, एक ही एक्स प्लस 5 बचेगा, एक ही एक्स प्लस 5 बचेगा। अब एक मज़ेदार चीज़ है, देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये वाला एक्स प्लस 5 इसके साथ मिलके मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से एक्स क्यूब प्लस 125 दे देगा, तो ये दोनों कट गए, ये कैंसिल आउट हो गया। और एक मज़ेदार बात देखो, यहाँ से अगर मैं एक एक्स माइनस 5 ले लूँ और उसको मैं इसके साथ कंबाइन कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 से, तो मुझे एक्स क्यूब माइनस 125 मिल गया, तो ये भी कट गया, ये वाला एक्स यहाँ से कट गया, और इसका एक मैंने दे ही दिया इसको, तो सिर्फ बच रहा है 1/x माइनस 5। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ये वैल्यू इससे कटेगी, एक ये कट जाएगा, एक्स एक्स से कट गया, ये और ये मिला के इससे कट जाएंगे, केवल 1/x माइनस 5 बचेगा, तो आंसर हो गया डी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी हो, सो वैल्यू पुटिंग के लिए आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में अगर कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो x बराबर 0 नहीं रखिएगा। इसके दो रीज़न है।
एक तो x बराबर 0 रखने पे ये दोनों ऑप्शन -1 हो गए, ये आंसर 1 हो गया और ये -1/4 हो गया। अब शुरू में तो हमें पता नहीं कि डी करेक्ट है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई ए होगा और बी होगा, अगर इन दोनों में से कुछ होगा तो दोनों -1 हो गए, हम कैसे जान पाएंगे? पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आप 0 जैसे ही रखोगे, ये जो पहले एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है ना, ये 0/0 बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। सो दैट्स द चैलेंज। ठीक है, तो रिस्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम है कि x बराबर 0 पे एक तो दो ऑप्शन सेम हो गए, वही कह रहा है कि मत रखो, और पहला एक्सप्रेशन अनडिफाइंड भी हो रहा है। ऑल्दो पहला एक्सप्रेशन जो अनडिफाइंड हो रहा है उसको सॉल्व करने का तरीका है, वो इसलिए अनडिफाइंड हो रहा है क्योंकि हम x को 0 रख रहे हैं, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ x और x जो ऊपर नीचे कट रहे हैं ना, ये अगर हम काट दें तो फिर अनडिफाइंड नहीं रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं वो x कॉमन लेके एक बार काट दूं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अब कॉमन लेके काट देना उसके बाद वैल्यू रखना, ये तो गलत बात है ना। आइडियली जो हम वैल्यू रखते हैं वो तो डायरेक्ट रखते हैं ना, अब हम कॉमन लेके अगर काट ही रहे हैं तो फिर तो हम एक्सप्रेशन को ही काट देंगे। ठीक है, राइट। बट यू कैन पुट द वैल्यू, आप वैल्यू रख सकते हो x बराबर 0, और वहां से चूंकि उत्तर डी है आ भी जाएगा -1/4, कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में से कुछ सही नहीं है, बट एग्जाम के हिसाब से पहले तो नहीं पता ना ये बात हमें। तो अगर कोई सेफ वैल्यू है जो आपको रखनी चाहिए तो आप x बराबर 1 ट्राई करो। x बराबर 1 पे देखना ये वैल्यू क्या आएगी, -6/4 आएगी, तो ये सीधे हो गया -4/6, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये तो 1 है ही है, और x बराबर 1 पे ये वैल्यू -1/4 आई। ठीक है, अच्छा x बराबर 0 पे ये वैल्यू -1/5 थी, सॉरी 0 रखते तो ये -1/5 आती, और x बराबर 1 पे ये -1/4 आ गई। तो अब चारों ऑप्शन अलग अलग है, x बराबर 1 पे कुछ अनडिफाइंड भी नहीं, तो x बराबर 1 रख के मैं देख सकता हूँ ये एक्सप्रेशन आपका -1/4 ही आएगा, क्योंकि वही ऑप्शन करेक्ट है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू अगर इसमें रखनी है तो x बराबर 1 रखो, ना कि x बराबर 0। प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी, ठीक है। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि बाइसेक्टर अगर हम एंगल ए का लें, ट्राइंगल एबीसी में, तो ये बीसी को डी पॉइंट पर मिलेगा, बीडी हमारा 57.1/7% है डीसी का, तो हमें बताना है कि जो लेंथ है साइड एसी की वो क्या होगी, लाइन साइड एबी की 18 सेंटीमीटर दी है। सवाल को जरा समझते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप बनाओ डायग्राम, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। अब देखो इस डायग्राम में क्या कह रहा है ये प्रश्न, बेसिकली समझते हैं उसको। प्रश्न ये कह रहा है कि यहां से आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओ। जब आप यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, और इसको मैं बोलूंगा ए बी सी, इसको बोलूंगा डी, तो मैं कह रहा हूं कि जो बी डी है वो 57.1/7% है डीसी का। अब देखो 57.1/7 जो परसेंटेज में है, ये वैल्यू भैया आपको पता होना चाहिए कि ये 4/7 के बराबर है, अगर नहीं पता तो जान लो। फ्रैक्शन में वैल्यू 4/7 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं डीसी को बोलूं कि ये 7 है तो ये वैल्यू 4 होगी, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है ना बीडी और डीसी का, वो 4:7 है, तभी तो 4/7 57.7% है। तो ये अगर 7 है तो ये 4 होगा, 4/7 का रेशियो हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये बाइसेक्टर इसको 4:7 में डिवाइड करेगा तो ये भुजाओं का रेशियो भी 4:7 ही होगा। तो ये कहता है कि भाई तुम ए बी का रेशियो अगर ए सी से लिखोगे ना तो ये भी वैल्यू 4:7 ही होगी। फिर इस सवाल में आपको ए बी की लंबाई 18 दे दी गई है, तो अब कह रहे हो आपकी 4 यूनिट 18 के बराबर है, तो बताओ 7 यूनिट किसके बराबर होगा, यही निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट अगर 18 के बराबर है तो ए सी जो है वो 7 यूनिट है, वो बनेगा 7 × 18/4, तो ये हो गया आपका 126/4। 126/4 क्या होगा, 63/2, यानी 31.5। 31.5 का डबल 63 का डबल 126, तो एसी की वैल्यू बी आ गई 31.5, और यही तुम्हारा उत्तर है 31.5। ठीक है, ये सवाल देखिए, 1 + sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा की वैल्यू अगर 2√3 के बराबर है, तो हमें बताना है sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर -2 थीटा। तो देखिएगा साइन की पावर जो -2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है, राइट, ये वैल्यू आपकी बेसिकली हो गई 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हो गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो मुझे बेसिकली जो निकालना है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है,
या फिर कह लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है उसको पहले तो सॉल्व करें। तो जरा देखिए 1 + sec/tan क्या होगा, 1 + sec थीटा बटे tan थीटा किसके बराबर है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा, और sec/tan अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका कोसेक थीटा। sec/tan कोसेक होता है, आप चाहो तो लिख लो 1/cos sin/cos 1/sin कोसेक बनेगा। तो ये cot थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया, माइनस ये वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 सेम चीज हो जाएगी क्योंकि उल्टा है, कोसेक प्लस कॉट थीटा। कॉट प्लस कोसेक को कोसेक प्लस कॉट भी लिख सकते हैं। अब 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, तो कॉट थीटा डबल हो जाएगा, और जो कोसेक थीटा है वो एक बार प्लस एक बार माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉट थीटा की वैल्यू 2√3 आ गई, 2 से 2 काट दो, यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कॉट थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो। अब थीटा अगर 30 डिग्री आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 1/4 प्लस 4 बनेगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हो गई आपकी 17/4, 17/4 आपका आंसर है डी। तो डी इज द राइट आंसर। आप कहोगे सर सीधे वैल्यू रख के ट्राई कर सकते थे क्या, करने को कर सकते थे, बट आपको कैसे पता कि भाई 30 डिग्री ही सेटिस्फाई करेगा, 60 नहीं करेगा, कुछ पहले से नहीं मालूम ना। वी नो नथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। तो ट्रेडिशनली ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, इसको इस तरह से ही सॉल्व करें। ठीक है, ये सवाल कर रहा है कि एक आदमी है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के टॉप का वो 30 डिग्री है। वो 50 मीटर आगे गया टावर के फुट के तरफ, तो पता चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होकर 60 डिग्री हो चुका है। आपको बताना है कि टावर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है। डायग्राम बना लें तो देखिएगा सवाल कुछ ऐसा है। सवाल ये है कि ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री है और ये वैल्यू जो हमारी है ये 60 डिग्री है। यहाँ पर ये 50 मीटर वॉक करके गया है, तब ऐसा हो गया कि 60 डिग्री हो गया। हमें हाइट निकालनी है, कैसे करेंगे सवाल को देखिए। सबसे पहला काम आप ये करो कि आप इस गिवन क्वेश्चन में जो सवाल है आपके सामने, मैं कुछ करने जा रहा हूं। मैं इस एंगल को बोलूंगा 30 डिग्री होगा क्योंकि ये तो 90 है। अब अगर आप 30 के अपोजिट 1 मानोगे तो 60 के अपोजिट वैल्यू √3 हो जाएगी। फिर आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल में इस 30 डिग्री के अपोजिट क्या है, ये √3 है। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो इसके अपोजिट √3 इंटू √3 बनेगा, तो ये टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि ये टोटल वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये आपकी 2 यूनिट के बराबर हो गई। आप ये करो कि मेरा 2 यूनिट 50 मीटर के बराबर है, मुझे √3 यूनिट की वैल्यू चाहिए कि वही टावर की हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा, 25√3, क्योंकि 2 यूनिट 50 है तो 1 यूनिट 25 है, 25√3 बन गया। अब 25√3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, आप √3 की वैल्यू 1.73 मान लो। अब इसको 25 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको 100 से गुणा करो, 4 से डिवाइड करो। 25 क्या होता है, 100/4 लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 173/4। ये हो गया 4 चौके 16, 4 तियाँ 12.25, 43.25 आपका आंसर है ए। ए उत्तर करेक्ट हो गया। तो यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। और यहाँ जो कैलकुलेशन किया है वो समझ लेना, मैंने 25 को लिखा है 100/4 और उससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई है, ईजी। 25 को 100/4 लिखने से कैलकुलेशन आसान हो गई है। ठीक है, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लेंथ जो परपेंडिकुलर्स के हैं ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल टू द रेस्पेक्टिव साइड्स आर 6, 8, 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो देखो ये किस एक्सप्रेशन पे बेस्ड होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास कभी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, राइट, ये ट्राइंगल है, मान लिया इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, भुजा ए है, और इसके भीतर आप कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, डजेंट मैटर, और उस पॉइंट से मैं कुछ परपेंडिकुलर डालने जा रहा हूँ। देखो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ डाल दूंगा, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ डाल दूंगा,
एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ डाल दूंगा। मैं 3 परपेंडिकुलर उस पॉइंट से डाल रहा हूँ भुजाओं पर। एक भुजा मान लेते हैं एल लेंथ की है परपेंडिकुलर, एक एम की है और एक एन की है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है कि कहाँ लिया आपने, अंदर होगा। तो फॉर्मूला ये होता है कि जो एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू होती है ये √3/2 ए के बराबर होती है। या हम ये कह लें कि भुजा की वैल्यू जो होती है ये 2/√3 इंटू एल प्लस एम प्लस एन होती है। एल प्लस एम प्लस एन क्या हुआ? सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल टू द साइड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों फॉर्मूले अगर ध्यान है तो कोई भी सवाल पूछे, जैसे यहाँ पर इन्होंने भुजा पूछ ली है, कभी आपसे इसका सम पूछ लेंगे, भुजा दे देंगे, निकल जाएगा। तो जैसे इसमें क्या करना है आपको, ए की वैल्यू बनेगी 2/√3, एल प्लस एम प्लस एन आपका बनेगा 6 + 8 + 10, तो वैल्यू आपकी हो गई 8 6 14 10 24 दूना 48/√3। और 48/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × √3 √3 √3 से √3 कट गया, ये वैल्यू हो गई आपकी 16√3। और 16√3 मुझे कहाँ दिया है आंसर? सी। सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर इस तरीके से कि बीडी और डीसी का रेशियो 4:5 है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी are drawn on the side AB and AC at point E and F respectively such that DE की वैल्यू 12 है, DF की वैल्यू 20 है। आपको रेशियो बताना है कि साइड AB और AC का रेशियो क्या है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये सवाल भी हो जाएगा। तो हमसे ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम पहले बनाएंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के बाद हमें ये भी दिया हुआ है कि भैया इसमें एक पॉइंट ले लो आप, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इसका रेशियो हमारा है 4:5। ठीक है, फिर आपसे ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दें इस पे और इस पे, ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉप किए गए हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए आपने दोनों, तो ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी मुझे दे दी गई है, और वो लेंथ मुझे दी है 12 और 20। ठीक है, ये लेंथ मुझे 12 और 20 दे दी गई है। तो मैं डिनोशन कर दूं ए बी सी, फिर ये पॉइंट हमारा हो गया एक तरह से डी, और उसके बाद ये ए बी पर ई है और ये एफ है और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई मान लो, और ये जो 4:5 है ना, इस 4:5 को थोड़ी देर के लिए m/n मान लो, तो हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से देखना कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं इन दोनों का एरिया रेशियो लिखना चाहूं कि इनका एरिया रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे ये एरिया रेशियो m/n होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्टेक्स ए लेता हूं तो इसका बेस m को करस्पॉन्ड करेगा, और यही वर्टेक्स ए पे इस त्रिभुज का एरिया अगर मैं लिखने जाऊंगा तो बेस हमारा n को करस्पॉन्ड करूंगा, और जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो दोनों के लिए h सेम होगी, दोनों त्रिभुज के लिए, तो रेशियो एरिया रेशियो m/n बनेगा या नहीं बनेगा? यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर एक चीज और देखो, इसका एरिया हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं लिखूं हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स। देखो आप इसको गौर से देखिएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स भी एरिया है इसका, इसको बेस मानो, और यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया तो इसका एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स। ऐसे इसका दूसरे वाले का एरिया बनेगा हाफ इंटू ए सी इंटू एक्स, ये भी बनेगा। तो ये लिख लो आप रेशियो हाफ इंटू ए सी इंटू एक्स, नॉट एक्स, इसको मुझे बोलना चाहिए वाई, और ये वैल्यू m/n के बराबर है। अब ये हाफ हाफ कट जाएगा, और अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो लिखना है तो ये ए बी इंटू एक्स आया, ये आया x/y इंटू ए बी बटा ए सी बराबर m/n। सो ए बी बटा ए सी किसके बराबर आ गया? ये आ गया m/n इंटू वाई बटा एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं my/n x। आया ही नहीं आया?
एम वाई बटा एन एक्स, यानी अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है तो मैं एम को वाई से गुणा कर रहा हूं और एन को मैं एक्स से गुणा कर रहा हूं, बस। तो अब ये जो सवाल दिया है इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी दे दिया, इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दी है, डी ई की लेंथ दी है 12, तो इसको लिखिए 12। यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 20, तो इसको लिखिए 20। तो ये 12 और 20 हो गया। और ये रेशियो मुझे दिया है 4:5, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है तो ए बी बटा ए सी सीधे क्या हो गया, एम इंटू वाई, तो 4 × 20 हो गया 80। 80 बटा ये 5 × 12 क्या हो गया 60। 80 बटा 60 हो गया, 20 चौके 80 और 20 दिया 60, 4/3 मेरा आंसर हो गया सी। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा और बाकी मैंने सॉल्व करके प्रोसेस भी आपको दिखाई दिया है सवाल का, ठीक है। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट एट 16% रेट इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years equals to the interest earned when same amount invested at some interest in a scheme with compound interest for 2 years. If interest earned in CI for 3 years is 6560 rupees, then find out the initial amount invested. तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो ये कह रहा है कि 16% से 6 साल में जो SI बनेगा वो कितना बनेगा, 96% बनेगा किसी प्रिंसिपल P का, ठीक है। अब यही कह रहा है कि यही चीज अगर मैं CI कैलकुलेट करूं 2 साल का, केवल 2 साल का, कोई रेट होगा R%, तो कह रहा है यहां से जो CI आएगा वो भी इतना ही आएगा, 96% ही आएगा सेम P पे। तो R की वैल्यू क्या होगी, तो यहां देखो R की वैल्यू होगी 40। कैसे निकाल दिया मैंने इतना जल्दी, बहुत सिंपल है। आप इनिशियल वैल्यू मान लो 100 और आपने कहा अगर SI 96% है तो 100 का 96% क्या होगा, 100 का 96% क्या होगा, 96 होगा। तो 2 सालों में ये चीज 96 का इंटरेस्ट लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना ही है तो ये 196 बन जाएगा। आप कहोगे ये 10 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, तो एक स्टेप में क्या हुआ है, 10 हमारा 14 हुआ है कि नहीं हुआ है। और 10 जब भी 14 होता है एक स्टेप में तो उसको हम 40% का इंटरेस्ट बोलते हैं। ईमानदारी से बताओ मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा है, बट ये बेस्ट तरीका है सोचने का आपके लिए। मैंने सिंपली ऐसे सोचा है, उल्टा सोचा है कि 40 + 40 + 1600 बटा 100 96 होगा। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मार दिया है रिवर्स ऑर्डर में कि 96 कैसे बन सकता है, 40 40 2 बार लेके, ठीक है, क्योंकि 96 का आधा होता है 48। सक्सेसिव में अगर टोटल 48 है, सक्सेसिव में अगर टोटल वैल्यू 48 आई है, अगर सक्सेसिव में टोटल वैल्यू 48 आई है तो मैं वही मतलब आधा करने पे तो उससे कम ही होगा इंटरेस्ट हर स्टेप में। तो 40 लेके ट्राई किया, मैच कर गया। तो एनीवे जब 40% आ गया तो सवाल क्या बोल रहा है अब कि आपको 3 साल का CI मैंने दे दिया है, बताओ इनिशियल अमाउंट क्या था। अब 3 साल का CI अगर मुझे मालूम है तो मैं 40% से अगर मैं कैलकुलेशन करने गया तो मैं कहूंगा 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 का 7 हो जाना एक बार, 1 स्टेप, 5 का 7 हो जाना। तो 3 स्टेप में क्या होगा, 5 क्यूब 7 क्यूब हो जाएगा, यस। तो 5 का क्यूब हमारा क्या बनता है, आपको 125 बनता है। 7 का क्यूब क्या बनता है, 343 बनता है, यस और नो। अब इसका अगर मैं अंतर निकालूंगा तो यह आएगा 218। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने 218 की वैल्यू मुझे दे दी है कि ये 218 यूनिट जो है ये 6540 के बराबर है। आपको 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से थोड़ी मशक्कत है, थोड़ी मेहनत है, काट पीट करना है, बट काट पीटना बहुत सिंपल है। देखो इसका सीधे 3 गुना दिख रहा है, 654। 218 का 3 गुना 654 तो 30 गुना हो गया। तो जो प्रिंसिपल होगा वो 125 × 30 होगा, और 125 × 30 क्या होता है, 3750। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन 3750 आपका उत्तर हो गया। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम गिवन इंस्टीट्यूट्स। तो ये आपके इंस्टीट्यूट्स दिए हैं
और ये 5 आपकी डिसिप्लिन है, आर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो ये 5 विषय हैं, डिसिप्लिन्स हैं, और ये इंस्टीट्यूट्स हैं। कह रहा है सवाल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 5 ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट डी से, ये कितना परसेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो पांचों डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ए से। तो पांचों का डी निकालना है, ये डी निकालना है पांचों का, और फिर आपको निकालना है ए इज व्हाट परसेंट। ये डी जो है निकालना है कि डी का टोटल और ए का टोटल अगर मैं निकालूं तो ये कितना परसेंटेज आएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी का टोटल निकालो, ए का टोटल निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज देखो। तो जरा भाई टोटल निकालते हैं यहाँ पर। तो ये 430 है, 450 है, यहाँ 425 है, यहाँ आपका 130 है, और ये आपका ये है। एक ही वैल्यू के अंत में 5 आ रहा है, तो ये 5 तो देखो अंत में आएगा डी के अंत में 5 तो आना ही आना है, वो लिख लो। बाकी जोड़ लेते हैं, तो 43 और 45 को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 88, 88 और 42 को जोड़ोगे 130, और 130 के बाद हमारे पास इसका टोटल कितना आ रहा है 48। तो ये 1785 हो गया आपका, ठीक है। डी का टोटल 1785 हो गया। अब ए का टोटल मुझे निकालना है, अंत में कहीं भी 5 5 नहीं है, सब जीरो है, तो सीधे जोड़ देते हैं। 34 और 35 59, और 59 में हमने 46 जोड़ा 105, और 105 में ये 45 जोड़ेगा तो 150, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1500। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, ये कट गया, 15 से काट लो, 15 के नम 15, 28 हो गया, 15 के नम 15, 13 28 होता है, 15 9 135, तो 119% आपका आंसर हो गया बी। तो बी करेक्ट हो गया। तो कुल मिला के डी का टोटल निकाला, ए का टोटल निकाला, डिवाइड किया, 100 से गुणा किया, परसेंटेज निकल गया, बी ऑप्शन आ गया। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, सेम डेटा सेट पे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग आर्ट फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर। तो एक तो निकालना है डिफरेंस ऑफ एवरेज, डिफरेंस बिटवीन एवरेज हमें निकालना है आर्ट का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब दो तरीके हैं, आप इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि डिफरेंस ऑफ एवरेज अगर आपसे मैं पूछता हूं कभी भी, तो ये वैल्यू एवरेज ऑफ डिफरेंस के बराबर होती है। मतलब आप एवरेज निकाल के अंतर निकालो, या आप डिफरेंस का ही एवरेज निकाल लो कि भाई आर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस देखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, एक ही आंसर आएगा। तो अब इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, और डिफरेंस में कुछ क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो मुझे इसमें ये घटाना है, मान लिया, तो थोड़ा दिमाग से घटाओ। यहाँ 340, यहाँ 340, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ 250, यहाँ 250, कोई अंतर नहीं आएगा। देखो यहाँ 470 है, 450 है, 20 का अंतर आएगा। ये 20 कम है, पर यहाँ ये 20 ज़्यादा है, तो यहाँ से कोई अंतर नहीं आने हैं। एक जगह 20 कम 20 ज़्यादा बैलेंस हो गया। अंतर सिर्फ इन दोनों से बनेगा, और इन दोनों से मुझे अंतर साफ साफ दिख रहा है, 70 का अंतर है, 70 का अंतर है, और 5 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि एवरेज मुझे डिफरेंस का निकालना है, तो ये 14 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 14। बट ये काम करने के लिए ना आपका ऑब्जर्वेशन पावरफुल होना चाहिए। दिमाग एग्जाम में रिलैक्स नहीं होगा तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू वांट टू बी एबल टू डू दैट। तो उसका एक तरीका देखिए ये है कि फिर आप टोटल करके ही निकाल लो, वहां से सॉल्व हो जाएगा। या एक तरीका मैं और भी सजेस्ट कर देता हूं कि रादर देन इसको रैंडमली ऑब्जर्व करना, जो कि बेस्ट है यहाँ पर, मुश्किल अगर हो रहा है तो आप ऐसा करो, इसको इससे घटाओ, सीधा घटा लो, है ना, रो बाई रो घटा लो। तो इसको घटाया आपने तो आपको 110 आएगा। 11 ही लिखना, क्योंकि देखो सबके अंत में 0 है, तो वो तो कोई फर्क डालने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट इतना देखो आपकी ये 11 अंतर जो है, 11 नहीं 9 का अंतर है, सॉरी, ये अंतर है 9 का। तो इन दोनों में 9 का अंतर है, 9 लिखो। फिर यहाँ दोनों का अंतर -9 का है, तो -9 लिखो। फिर यहाँ दोनों का अंतर आप करोगे तो ये आएगा +19 का, +19 लिखो। फिर यहाँ दोनों का अंतर निकालोगे -2, इन दोनों का अंतर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी -10। अब अगर आप नेट निकालेंगे तो ये 9 9 से कैंसिल आउट हुआ, ये आपका 10 और 2 12 बना, माइनस में 12 और प्लस में 19, नेट क्या बना 7। बट 7 नहीं है, एक 0 अंत में लगाओगे आप, क्योंकि यहाँ 0 मैंने काट रखा था, तो नेट डिफरेंस 70 बन गया। अब 14 से डिवाइड कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है, सॉरी 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 14। या आप देखो कंफर्टेबल अगर है टोटल निकाल के करने में, तो टोटल निकाल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
एवरेज निकाल के ही आप कर लो सॉल्व, जो आपको कन्वीनियंट लगे। बट जो मैंने अभी यहाँ किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना जल्दी आपको वैल्यू दे रहा है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम भी कर पाएंगे कि डिफरेंस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस, उससे आप सॉल्व कर लें। बहुत सवालों में आपको हेल्प करेगा। अब देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है कि एक सम है 56960 का, इसको हम एबीसी में डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि ए 10% अधिक उसको मिलेगा बी से, और बी को मिलेगा 12% कम सी से। बताना है कि इस अमाउंट में सी का शेयर कितना होगा। इस अमाउंट में सी का शेयर कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए का बी से रेशियो। अगर मैं ए का बी से रेशियो यहां पर लिखूं, ए रेशियो बी कितना होगा, ए बी से 10% ज़्यादा है, तो बी अगर 10 होगा, ए हमारा 11 हो गया, 11:10। बी को सी से 12% कम मिलते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं सिंपली कि सी हमारा 100 है, तो बी हमारा 88 होगा। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप 25 और 22 लिखोगे रेशियो में, कि ये वैल्यू हमारी 22:25 हो गई। अब इसको अगर कंबाइन करना हो रेशियो का, क्योंकि यहाँ बी और बी सेम दिख रहा है, तो इसका तरीका होता है रेशियो में ए बी सी का अगर कंबाइंड रेशियो लिखना हो तो ये 11 और 22 आपस में गुणे होंगे, तो ये 11 × 22 लिखा जाता है। यहाँ पर 22 और 10 आपस में गुणा होंगे, तो 22 × 10 लिखा जाएगा। यहाँ 25 और 10 आपस में गुणा होंगे, तो ये 10 × 25 लिखा जाएगा। ये एबीसी का रेशियो बनता है। अब अगर आप गौर से देखें तो सारी वैल्यू 2 से कट जाएंगी, 2 × 5 = 10, 2 से 11 बन जाएगा, 2 से 11 बन जाएगा। तो वैल्यू मिल रही है मुझे 121 रेशियो 110 रेशियो 125। इसका मैं टोटल निकालूंगा, तो 121 और 110 को जोड़ूंगा तो मिलेगा 231, और फिर इस 231 में मैं जोड़ने जा रहा हूँ 125, तो ये हो जाएगा 356 यूनिट। अब ये 356 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 56960 के बराबर है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो एक बार जाऊंगा तो यहाँ मिलेगा 356 माइनस होगा, ये बचेगा 3126। अब देखो 356 है, यहाँ 2136 है, तो 35 का 6 गुना ना 210 होता है। ये प्रोडक्ट बहुत काम का है, इसको ध्यान रखिएगा। 35 × 6 आपका 210 के बराबर होता है। तो आइडिया लग रहा है कि शायद हम 6 बार जाएंगे, राइट। और देखिएगा ध्यान से, अगर आप 6 बार गए तो 35 × 60 क्या बनेगा आपका, राइट। यहां पर आपका, क्योंकि ये आपका 356 है, तो 36 और ऐड हो जाएगा, तो 2136 पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक बार गए फिर 6 बार गए, तो ये 16 और एक 0 अंत में था वो लग जाएगा, तो डिवाइड करने पे आपको 160 मिल जाएगा। एक यूनिट 160 के बराबर हो गया। अब सी का शेयर 125 यूनिट का है, तो मुझे 125 को 160 से गुणा कर देना, और ये मेरा आंसर है। 125 को 160 से गुणा करके मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 125 को अब मैं क्या लिखूंगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, व्हाट कैन आई राइट। आप इसको सोच सकते हैं कि ये वैल्यू बेसिकली 500/4 होती है इंटू 160। एक तरीका ये सोचने का है, या फिर आप ऐसे सोचें कि 125 की जो वैल्यू होती है वो 1000/8 होती है। ये कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगी। 8 दूनी 16, 20 बना, 20 × 1000 20,000। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास को थोड़ा दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया हुआ है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन कि जहां 125 दिखे और आप दशमलव का ख्याल और जीरो का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, तो 125 में वो डिजिट्स आती हैं जो 12.5% में आती हैं। तो 125 की जगह आप सीधे 1/8 रख के कैलकुलेट कर लो, तो आपको मिलेगा 2 और 0 20। तो आंसर आपकी जो शुरुआत होगी वो 2 से शुरू होगा, और सिर्फ 2 ही डिजिट होगी, बाकी सारे 0 होंगे। आप सीधा डी ऑप्शन लगा सकते हो, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, ठीक है। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है कि एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है 112500, इसने इन्वेस्ट किया है 137500, इसने इन्वेस्ट किया है 87500। ए हमारा एक वर्किंग पार्टनर है और इसको 70% प्रॉफिट का वर्किंग अलाउंस मिलता है, और बाकी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में। टोटल प्रॉफिट हमें दिया है 142560, हमें सी का शेयर बताना है कितना होगा, ठीक है। गौर से देखिएगा, सबसे पहले तो हम इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखेंगे एबीसी का। तो एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो कितना है, 112500
137500 87500। अगर ये रेशियो आप कैलकुलेट करें, 2 जीरो तो सबसे पहले कट जाएंगे, 25 से काटेंगे, ये वैल्यू है 45 टाइम्स। इतना जल्दी कैसे किया मैंने? कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। वैसे मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने सोचा है, मुझे ये पता है कि 25 इंटू 40 1000 होता है, और 1000 125 है, 125 और है तो 40 मतलब 5 गुना और है, यानी 45। और सिमिलरली ये 1000 माइनस 125 है, तो ये 40 माइनस 5 35 गुना होगा। और ये जो वैल्यू है 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, लाइक दैट। ओके, फिर 5 से काट लो अगर आप चाहो तो, 5 9 45, 5 11 बनेगा, 5 सत्ते बनेगा, ठीक है। ये 5 इंटू 11 बना, ये 5 इंटू 7 बना। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इस केस में, कि अब हमें समझना कि इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, लेकिन कह रहा है टोटल प्रॉफिट का जो 70% है वो तो ए को चला जाएगा, ठीक है। क्या हम ऐसा सोचें कि भाई जितना सी को मिलना था, सी को वैसे कितना मिलना है, 7/27, क्योंकि इसका 11 9 20 27, इंटू 142560, इतना मिलता अगर ए को कोई सैलरी नहीं मिलती तो। लेकिन ए वर्किंग पार्टनर है तो टोटल प्रॉफिट इतनी डिवाइड नहीं होगी, बल्कि इसका 70% उसको चला जाएगा ए को, तो इसका 30% ही डिवाइड होना है। तो 30% का मतलब है इसका 3/10 ही डिवाइड होना है, यानी इतना ही डिवाइड होगा और वो सी को मिलेगा। भाई प्रॉफिट कुल ये है, बट 70% तो ए को चला जाएगा, तो 30% इसका 3/10 गुना हुआ, ये इस रेशियो में बांटना है मुझे। तो यहां से मेरा आंसर कैलकुलेट होके आएगा। काटते हैं, 3 9 27 बना, 0 से 0 कट गया, 9 से काटिए आप तो आपको मिलेगा 9 1 9, 9 5 45, 9 8 72, 9 चौके 36, 1584 इंटू 7, इसको मुझे गुणा कर लेना है। तो क्या मिलेगा, 7 चौके 28, 2 7 8 56 और 2 58, हासिल आई 5, 15 तो 105 और 5 110 बन जाएगा। टोटल वैल्यू 11088 आ गई। 11088 कहाँ दिया है मुझे, आंसर डी, तो मेरा डी उत्तर सही हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ये भी कर सकते थे कि इसको सोचते 7 इंटू 1600 माइनस 16, 16 सत्ते बनता है 112 00, और 16 सत्ते 112 यहाँ माइनस होता, ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये वैल्यू आपकी होती 110 88। यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन का तरीका ये भी हो सकता था। इस तरह से आपका डी उत्तर सही है। तो डीपीक्यू नंबर 45 खत्म। हमारा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें सारे डीपीक्यू पीडीएफ आपको मिलेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको महसूस होता है क्लास देखने के बाद, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो वो फीडबैक भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। एक कमेंट तो यार बनता है ना, छोड़ के जाया करो रोज, है ना। कमेंट में देखता हूँ एक बार कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या उनका फीडबैक है, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाओ, ठीक है। और इस सीरीज़ को आप अपना साथी बना लो, बिल्कुल ठीक है। एग्ज़ाम तक आपको ये सीरीज़ फॉलो करते रहना है, सो दैट मैथ्स में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे इसी चैनल पर वीडियो आना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ठीक है। और कोई भी सेट आपको मिस नहीं करना है। 200 सेट्स तक हमारी ये सीरीज चलने वाली है, ठीक है। डीपीक्यू क्या है, नए बच्चे यहाँ से जान सकते हैं। और बाकी अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है तो अर्जुना मैथ्स का कोर्स आप एग्जामो लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फर्दर क्वेरी है तो हमारी टीम को आप 8882600700 पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे, बाय।